नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ चीजें रही हैं आज में। कल प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि ऑपरेशन सागर बंधु किस प्रकार का अभियान है। ये दरअसल कैसा है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है। श्रीलंका में जो द्वित्वा जो आया था चक्रवात, उसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। आज का पहला टॉपिक है सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया गया, साइन किया गया है। तो अब किनके मध्य में? सरकारी ई मार्केट प्लेस, ठीक है, जेम, आप जानते होंगे इसको, है ना। चलिए, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई ने 19 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। तो ये आपको याद रखना। क्या उद्देश्य इसका साइन करने का? सार्वजनिक खरीद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की यानी कि एमएसएमई की भागीदारी। क्या? जो एमएसएमई सेक्टर है आपका, उस एसएमई सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। दरअसल यह साझेदारी स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और लघु उद्यमों के लिए समावेशी पहुंच को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही जेम की वैश्विक उपस्थिति भी बढ़ाएगी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्थिरता और हरित खरीद जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, आपूर्तिकर्ता संपर्क और जानकारी साझा करने पर क्या करेगी? ये ध्यान केंद्रित करेगी। ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, यह सहयोग जैम को वैश्विक स्तर पर मानकीकृत डिजिटल खरीद पंच बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अनुसार जेम पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ व्यापक पहुंच और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है, निश्चित तौर पर इससे एमएसएमई सेक्टर यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों पर इसका एक खासा प्रभाव पड़ेगा और ये क्या होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी अपने आप पे, ठीक है। तो ये समझौता ज्ञापन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब बताइए प्रश्न आप लोग, सरकारी ई मार्केट प्लेस जो है जेम ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, नीति आयोग या फिर FICCI? इस पर खूब प्रश्न बनता है एग्जाम में, है ना। चलिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अभी हमने बताया आपको क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई। बाकी आप लोग अलग से विश्व बैंक के बारे में पढ़ लीजिएगा, नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा और FICCI के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका टास्क है, ठीक है, कि बाकी जो विकल्प हमारे बचते हैं, ठीक है, इन विकल्पों के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये आपके क्या है, आपका जो है ये टारगेट है आज आपका, ठीक है, कि आपको विश्व बैंक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है और FICCI के बारे में पढ़ना है। तो 1 2 3 टारगेट आपका हो गया होमवर्क का, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए, स्कोच पुरस्कार 2025 अभी चर्चाओं में है। इस पर भी प्रश्न बन सकता है आपके, यानी कि टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.को, क्या टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशंस के लिए स्कोच पुरस्कार 2025 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 104वें स्कोच शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया है। सम्मेलन का विषय क्या था? संसाधन विकसित भारत था। तो ये पुरस्कार जो रहा है केंद्र स्कोच पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.को दिया गया है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, क्या है C.का सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन? C.का सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन एक आपदा और आपातकालीन मंच है। यह आपदा चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियों को एक एकीकृत मंच पर लाता है, जिसमें मौसम के लिए मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या इसमें शामिल हैं, ठीक है। दूसरा, किसको दिया जाता है पुरस्कार? दरअसल यह पुरस्कार स्कोच पुरस्कार शासन और विकास में सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और परियोजनाओं और संस्थानों को दिया जाता है। C. दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए दूरसंचार विभाग के अंतर्गत में एक अनुसंधान और विकास केंद्र है अपने यहां पे। तो ये पूछ सकता है कि ये किसको दिया जाता है पुरस्कार, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अब आप बताइए प्रश्न इसमें से, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C. को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार से, स्कोच पुरस्कार 2025 से, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से या फिर गारंटी अवार्ड से? किससे किया गया है? बोलो भाई, उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 20,000 आंसर है ना। अच्छा, ई गवर्नेंस मैंने बहुत बार बोला कि पढ़ लीजिए इसको एक बार। ई गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, RTI क्या होता है, ये सब बहुत पूछता है प्रश्न एग्जाम में, ठीक है। चलो,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 0.7 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 7.3 कर दिया है। तो ये बड़ी बहुत वृद्धि है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं सामान्य तौर पर, ठीक है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ा करके 7.3 कर दिया है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में IMF ने कहा है कि यह वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में क्या है, मजबूत गति को दर्शाती है। जिस प्रकार से सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से निवेश कर रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर भारत के विकास दर का बढ़ना स्वाभाविक था। IMF ने 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% का अनुमान व्यक्त किया है। IMF ने कहा है कि अपेक्षित मंदी के बावजूद भारत उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि का एक प्रमुख क्या हो जाएगा, चालक बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण भारत में मुद्रास्फीति 2025 में उल्लेखनीय गिरावट के बाद लक्ष्य स्तर के करीब वापस आने की उम्मीद है। इससे घरेलू मांग को अतिरिक्त समर्थन मिलेगा अपने आप पे, ठीक है। तो ये कुछ चर्चाएं रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और देशों तथा देशों को आर्थिक संकट से उबारने में सहायता करना है। स्थापना 1944 में होती है। सम्मेलन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, उसके दौरान कार्य प्रारंभ किया गया 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य देश इसके 190 कंट्री हैं। भारत IMF का संस्थापक सदस्य भी है अपने आप में, ठीक है। चलिए, उद्देश्य यहां पर लिखे, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग कि क्या क्या उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, भुगतान संतुलन, ये कई सारे कार्य हैं इसके। आपके एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर प्रश्न पूछता है, आप इसको रेडी कर लीजिएगा एक करके, ठीक है। मैंने बहुत बार आपको समझाया कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या करता है ये, ऋण सहायता प्रदान करता है, आर्थिक निगरानी, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता है। IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन से रिपोर्ट्स को जारी करती हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया आप एग्जाम में, और डेफिनेटली इस पर प्रश्न बन सकता है आपके। तो IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फैसल मॉनिटर रिपोर्ट इतना जारी करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे, बहुत बार प्रश्न यहां से बनता है एग्जाम में, ठीक है। WTO कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, WHO कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई साहब आप बताइए, प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। प्रश्न क्या है, IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत किया है, 6.5, 7.8, 6.8, 7.0 या फिर 7.3, कितना किया है, बोलो भैया जी लोग। 7.3, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत UAE के बीच हुए अहम समझौते 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अब पहला ही फैक्ट पूछ लेगा कि भारत और UAE के मध्य में द्विपक्षीय व्यापार को कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, आप कहेंगे सर 2032 तक का। कब तक का, 2032 तक का, ठीक है ना। अभी आप जानते होंगे संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की 1.5 घंटे के आज का दौरे को विदेश मंत्रालय ने काफी बड़ा करार दिया है। दोनों देशों के बीच में कई अहम दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ है और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और आप जानते होंगे ये लगातार कई बार भारत आ चुके हैं। व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन को पार कर गया है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने लक्ष्य को बढ़ाने और 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन करने का फैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ा टारगेट है अपने आप में और निश्चित तौर पर इससे एक बड़ी उपलब्धि होगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी बड़े समझौते हुए हैं। भारतीय संस्था इन स्पेस और UAE स्पेस एजेंसी के बीच में एक समझौता हुआ है जिसका मकसद स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करना है। इस पहल के तहत दोनों देशों मिलकर के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स, सैटेलाइट बनाने की फैक्ट्रियां, संयुक्त अंतरिक्ष मिशन और ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित कर रहेंगे। इस पर भी साइन किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा निवेश समझौता गुजरात के धोलेरा को लेकर के हुआ है, जिसके तहत UAE गुजरात के धोलेरा में बन रहे
स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास में भागीदार बनेगा। यह भी ध्यान रखिएगा। इस समझौते के बाद धुलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पायलट ट्रेनिंग स्कूल, विमानों की मरम्मत के लिए MRO सेंटर, नया बंदरगाह और स्मार्ट टाउनशिप जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी दोनों देश क्या करेंगे, मिलकर के काम करेंगे। तो ये कई सारे अहम समझौता ज्ञापनों पर साइन किया गया है और आपके एग्जाम में जो है ये यूएई और भारत के संबंधों पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दोनों पक्षों ने एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में साझेदारी पर विचार विमर्श करने का फैसला किया है, जिसमें बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, साथ ही एडवांस रिएक्टर सिस्टम, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और न्यूक्लियर सेफ्टी में सहयोग शामिल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सहयोग के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनाया गया। ये कई सारी चीजें यहां पर की गई है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, यूएई की पार्टनरशिप से भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर भी स्थापित करने पर सहयोग करने का फैसला किया गया है। यूएई भारत में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश पर भी विचार करेगा। तो ये कई सारे अहम चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। इसलिए भारत और यूएई के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ हुए संबंधों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलो बताओ। भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 2020, 2021, 2022, 2023। अब वो कितना अच्छा प्रश्न बताइए। खाली यूएई की प्रेसिडेंट चर्चा मतलब थे, यात्रा पर थे भारत की, और ऐसा प्रश्न पूछ लिया आप एग्जाम में। आप घूमे घूमे फिरे गोल घूमोगे, अरे यार अरे यार अरे यार कैसे 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 करें। छोटा सा चीज, छोटा फैक्ट बना के पूछ लेगा आपसे प्रश्न। इसका आंसर होगा शायद 2021, आई थिंक बी वाला होगा आंसर। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, 2022, माफ कीजिएगा, 2022 सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स NCSTC 2026 अभी क्या है, चर्चाओं में है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स 2026 का आयोजन भारत के रणनीतिक व्यापार नियंत्रण यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। रणनीतिक व्यापार नियंत्रण का तात्पर्य उन संवेदनशील, उच्च प्रौद्योगिकी और द्विउपयोग वस्तुओं, सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को विनियमित करना है, जिसका दुरुपयोग सामूहिक विनाश के हथियारों, मिसाइल प्रणालियों या अवैध सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो ये अपने आप में जो है ट्रेड कंट्रोल से क्या है, अपने आप में ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। इस समय में दरअसल सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नीति विशेषज्ञों ने भारत के निर्यात नियंत्रण ढांचे, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार विमर्श किया है। भारत पहले ही MTCR, ठीक है, और ये जो आपका वेसेनर एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण तंत्रों का सदस्य है अपने आप में। NCSTC 2026 का उद्देश्य इन्हीं दायित्वों के अनुरूप घरेलू जागरूकता बढ़ाना, उद्योग को अनुपालन के लिए सक्षम बनाना और भारत की वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्वसनीयता को क्या करना है, अपने आप में मजबूत करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लिए क्या थे, बड़े महत्वपूर्ण थे। ठीक है ना। हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल 2026 का आयोजन किया गया। इस सेवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं। भारत के निर्यात को बिना किसी विनियमन को पूरी तरीके से उदार बनाना, संवेदनशील प्रौद्योगिकियों और द्विउपयोग वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण को सुदृढ़ करना, केवल रक्षा प्रक्रियाओं को सफल बनाना, अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यापार संधियों से भारत को बाहर करना। ना ये होगा ना ये होगा। अब ए और बी में से एक हो सकता है, क्या होगा? ए और बी में से एक आंसर होगा, बी होगा। ठीक है ना, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 अभी यह भी चर्चाओं में रहा है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 ग्लोबल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। ठीक है, तो ये चर्चाओं में भी रहा है। यहां पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे इसको। दरअसल यह जो है ये भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 भारत के बिजली क्षेत्र से जुड़े नीति निर्माताओं, नियामकों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की कंपनियों और ऊर्जा विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस समय का मुख्य फोकस ऊर्जा संक्रमण यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण
और स्मार्ट और लचीले पावर ग्रिड तथा 24/7 विश्वसनीय और सतत बिजली आपूर्ति जैसे प्रमुख विषयों पर क्या रहेगा स्थापित हुआ है कि भाई किस प्रकार से हम इसमें हम आत्मनिर्भर सकते हैं। वैसे भी इस समय हम लोग सबसे ज्यादा बिजली खपत करने वाले देशों में से शुमार हो गए हैं, ठीक है। हम बिजली पैदा भी कर रहे हैं और हम खपत भी कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। हालांकि इसमें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ऐसे में हमारा फोकस क्या है कि हम न सिर्फ सौर ऊर्जा के मामले में, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर रहें, बल्कि हम सौर ऊर्जा का निर्यात भी कर पाए। यह भी हमारा उद्देश्य है बॉस, है ना। ठीक, चलिए। भारत ने 2030 तक, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने कई बार बताया भी आपको कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। यह फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको बिल्कुल भूलना नहीं है आपको किसी भी रूप में, ठीक है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिजली क्षेत्र में ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, मांग प्रबंधन और डिजिटल तकनीकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट इन्हीं मुद्दों पर नीति संवाद, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और भविष्य की रणनीति तय करने का क्या अपने आप में मंच है, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आप बताइए प्रश्न क्या का उत्तर क्या हो जाएगा। चलो भाई, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है ना। सेकंड है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के आयोजन की घोषणा की गई है। इस शिखर सम्मेलन का क्या मुख्य उद्देश्य है। एक पॉइंट, भारत में निजी बिजली वितरण कंपनियों के राष्ट्रीयकरण पर विचार करना। बी ऑप्शन है, बिजली क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा संगमन पर रणनीतिक चर्चा करना। सी, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा करना। या डी ऑप्शन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर करना। क्या इसका उत्तर हो जाएगा, तुरंत मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग। बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे ना बता पाए, ठीक है। बिजली उत्पादन में भारत को न सिर्फ क्या क्या होना है, सक्षम होना है अपने आप में, अपितु अपनी ऊर्जा क्षमताओं को पूरा करते हुए निर्यात पर भी हमें खास क्या करना है, जोर देना है। यही क्या है हमारा अल्टीमेटली क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इसको, ओके। चलो, क्या हो जाएगा इसका भाई साहब, इसका राइट आंसर बताइए। बोलो भाई साहब, बोलो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, देखो बी, यानी कि बिजली क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड आधुनिकीकरण और ऊर्जा संगमन पर रणनीतिक चर्चा करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जठिया देवी परियोजना, यह भी चर्चाओं में है। क्या यह परियोजना है, कैसी परियोजना है, आइए इसके बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। दरअसल यह हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, ठीक है। यानी कि जठिया देवी परियोजना हिमाचल प्रदेश के शहरी नियोजन के इतिहास में एक महत्वाकांक्षी कदम है। शिमला की भौगोलिक क्षमता समाप्त होने के कारण जठिया देवी, ठीक है, को एक काउंटर मैग्नेट शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्या उसका उद्देश्य है, यहां सरकारी कार्यालयों, आवासीय सोसाइटियों और वाणिज्यिक केंद्रों को स्थानांतरित करने की योजना है, ताकि मुख्य शिमला शहर में यातायात और भीड़भाड़ को क्या किया सके, कम किया जा सके। तो ऐसी योजनाएं जो शहरों को नियोजित करती हैं, बेहतर बनाती हैं, वो आप एग्जाम के हो जाती हैं जरूरी। इस परियोजना मुख्य रूप से HIMUDA हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सरकारी देखरेख में विकसित की जा रही है। यद्यपि इसके लिए PPP मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है। यह जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इसे उत्कृष्ट कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, ठीक है। हाल ही में जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में बागी पंचायत और आसपास के 9 से 11 गांव के ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध प्रसन्न भी किया था, जिससे यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई थी, ठीक है। आप जानते हो कि इसमें कहीं भी विकासात्मक कार्य किया जाता है तो वहां पर चर्चाएं हो जाती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो आई थिंक मरकड़िया घाट पर भी विकासात्मक कुछ चीज चलाई जा रही, वहां पर भी चीजें चर्चाओं में थी, आप लोग जानते होंगे शायद, है ना। चलिए अब आपके सामने प्रश्न बन जाएगा। चलो भाई साहब, क्या उत्तर जाएगा इसका। हाल ही में समाचार पत्रों में रही जठिया देवी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमाचल प्रदेश की पहली नियोजित सैटेलाइट माउंटेन टाउनशिप परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिमला शहर पर बढ़ते जनसंख्या और प्रशासनिक दबाव को कम करना है। 3 यह टाउनशिप पूरी तरीके से निजी डेवलपर्स द्वारा विकसित की जा रही है और इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। यह जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के समीप स्थित है। क्या हो जाएगा, बोलो भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही, यह भी प्रश्न क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सी होना चाहिए, 1 2 4 होना चाहिए। देखते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है।
अब आपके लिए प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की किस संस्था ने यूएई स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ये आप एक बार मुझे जो है बताइएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आज के ही जो इसमें इसका उत्तर दिया गया है। आज का प्रश्न है, नगरीकरण के कारण उत्पन्न सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ये आज आपके लिए क्या है प्रश्न है। इसके अलावा कल हमने आपसे सुपोषण या यूट्रिफिकेशन पूछा था कि क्या होता है। सुपोषण एक पर्यावरणीय, ठीक है, प्रक्रिया है जिसमें किसी जल निकाय में झील, तालाब, नदी या जलाशय में पोषक तत्वों खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा, ठीक है, हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप जल में शैवाल और जलीय पौधों की अधिक वृद्धि होती है। एनपीके, ठीक है, एनपीके की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जो आप ये सीवेज वाटर देखते होंगे उसमें एनपीके की क्वांटिटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की है। इससे क्या होता है, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गल ब्लूम हो जाता है, जानते होंगे। डिटेल्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसको बहुत बार, ठीक है। क्या इसके कारण सुपोषण के? तो रासायनिक उर्वरकों का बहाव, घरेलू सीवेज और अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट, डिटर्जेंट में फॉस्फेट, पशुपालन से निकलने वाला अपशिष्ट, ठीक है। प्रक्रिया क्या है, जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, शैवाल की तीव्र वृद्धि हो जाती है, इसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। शैवाल के मरने पर उनके घुटन में घुलित ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, जल की गुणवत्ता में गिरावट होती है, मछलियां और जलीय जीव का विनाश हो जाता है, जल निकाय में दुर्गंध और विषैले पदार्थों का निर्माण होता है, जैव विविधता में कमी होती है और पेयजल स्रोतों का प्रदूषण होता है। क्या क्या प्रकार है? प्राकृतिक सुपोषण, ठीक है, जो कि धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से होती है, और एक सांस्कृतिक मानवजनित सुपोषण में मानव गतिविधियों के कारण तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया ही इसको हम मानवजनित प्रक्रिया कहते हैं, सुपोषण कहते हैं इसको। तो ये चर्चा में था। तो ये अपने आप एक अच्छा क्वेश्चन है, सुपोषण जिसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर प्रश्न आपके प्री में पूछा जाता है और आपके मेंस में ही पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। चलिए, ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। बाकी हमारा पीसीएस का बैच चल रहा है, आप इसके लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। और इसके अलावा जो हमारे लेखपाल का बैच, हमारा बीओ का बैच, लोअर पीसीएस का बैच और जो है 2026 आरओ का बैच चल रहा है, उन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आज के लिए, बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग बाकी, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप इस वीडियो को देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे
अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।